हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिस्कवरी इन्फोटेक। आप सभी का स्वागत है यह यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको पता है अभी हमारा क्या चल रहा है, तो मास्टर सीरीज है ना, मास्टर क्लास का सीरीज चल रहा है 30 दिनों का, जिसका फर्स्ट डे का क्लास हो चुका है और यह सेकेंड डे का क्लास है। तो मैं बतला दूँ आपको कि जो सेकेंड डे का क्लास है ना, ठीक है, अब जो है कि अब क्या होने वाला है, अब प्रत्येक क्लास 3 पार्ट में होगा। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ पार्ट 1 में। पार्ट 1 में क्या होगा इसको पहले समझिए। ये पार्ट 1 में झारखंड फोकस होगा, ठीक है। और पार्ट 2 में जो है कि साइंस और जीएस, जीके एंड जीएस होगा, ठीक है। जीके एंड जीएस, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस होगा। और पार्ट 3 में क्या चाहिए आएगा, तो कंप्यूटर आएगा, ठीक है, कंप्यूटर। तो हमारा अब जो है कि 3 वीडियो अपलोड होगा प्रत्येक दिन, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। इस चीज़ को समझिए आप। चूँकि झारखंड से आपका, अगर मैं बात करता हूँ ग्रेजुएशन लेवल का, तो इसमें 40 नंबर का प्रश्न आते हैं, ठीक है। और जीके और जीएस से 20-20 नंबर का आते हैं, कंप्यूटर से भी 20 नंबर का आते हैं, मैथ से भी 20 और रीडिंग से भी 20। और किसी किसी में क्या होता है कि आपका जीके में कर देता है आपका 30 नंबर का, है ना। तो कभी कभी चेंज करते रहता है नंबर को लेकर के। अभी अगर हम इंटर लेवल में बात करते हैं तो थोड़ा सा काफ़ी चेंज हो जाता है सिलेबस में। खैर कोई बात नहीं, लेकिन हमें पढ़ना सब वही है लगभग, ठीक है। तो चलिए हम आगे चलते हैं अपने सिलेबस की ओर और अपने टॉपिक की ओर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो मैं बतला देता हूँ आपको पहले। आज मैं बात कर रहा हूँ पार्ट 1 का, ठीक है। तो जो पार्ट 1 का जो मेरा टॉपिक है उसमें से है झारखंड के राजकीय प्रतीक, झारखंड का प्रागैतिहासिक काल, नागवंशी शासन व्यवस्था और गढ़वा जिला। ये मैं बात कर रहा हूँ किसका, तो पार्ट 1 का, ठीक है। ये पार्ट 1 का है ना, ये पार्ट 1 का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। पार्ट 1 में आज ये हमारा टॉपिक है झारखंड के प्रतीक, नंबर 1 में, ठीक है। सेकंड में क्या है, झारखंड के प्रागैतिहासिक काल, नागवंशी शासन व्यवस्था और गढ़वा जिला। आज हम लोग कुल मिलाकर के कितना टॉपिक देखने वाले हैं, तो 4 टॉपिक देखने वाले हैं, ठीक है। कितना टॉपिक देखने वाले हम लोग हैं, तो ये 4 टॉपिक हम लोग आज देखने वाले हैं, ठीक है। तो 4 टॉपिक करने के बाद फिर हम लोग पार्ट 2 में चलेंगे जिसमें कि जीएस जीके रहेगा, और फिर पार्ट 3 में चलेंगे जिसमें कि कंप्यूटर रहेगा। तो जैसा कि हम लोग देखे हैं, पहले झारखंड का हम क्या चीज़ है आज का टॉपिक में हम लोग का, तो राजकीय प्रतीक है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसकी ओर चलते हैं। राजकीय प्रतीक में क्या क्या हम लोग इसमें देख पा रहे हैं, तो पहला जो है राजकीय चिन्ह की बात करें, है ना, तो यहाँ पे प्रतीक है, चिन्ह है और इसका वैज्ञानिक नाम कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो यदि मैं बात करता हूँ, इसमें क्या चीज़ है, वृक्ष है, ठीक है, राजकीय वृक्ष। तो आपको पता है राजकीय वृक्ष साल को ही बोलते हैं, सखुआ या चाहे साल कहिए। इसको वैज्ञानिक का नाम क्या बोलते हैं, तो सोरिया रोबुस्ता, ठीक है। मैं आपको पहले बतला चुका हूँ फर्स्ट वीडियो में कि आप कलम कॉपी लेकर बैठे, इस प्रकार से काम नहीं चलेगा।
सिर्फ सुनने से कभी भी कुछ होने वाला नहीं है। आप लिखते जाइए। मुझे पता है कि आपके पास किताब है, लेकिन फिर भी आप जो है लिखने का अभ्यास डालिए। बिना लिखने से कोई उपाय नहीं है। ठीक है, तो कॉपी निकालिए और हर एक चीज़ को लिखते जाइए। यदि आप नहीं लिख पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके लिखिए, लेकिन लिखिए। चलिए आगे है राजकीय पुष्प। पुष्प मीन्स क्या होता है? फूल। तो पलाश जो होता है ना, पलाश का फूल देखते हैं, जब पलाश खिलता है तो कितना सुंदर दिखाई पड़ता है। तो ये पलाश का फूल है। अब ये प्रश्न आया हुआ है चूँकि इसमें तारांकित किया हुआ है, यहाँ पे देख रहे हैं ना, छोटा सा ये तारा है, तो मतलब प्रश्न कहीं पूछा गया है ये। ठीक है, तो राजकीय पुष्प क्या चीज़ हुआ? पलाश हुआ। इसको साइंटिफिक नेम क्या चीज़ है? तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। इसका साइंटिफिक नेम क्या चीज़ है? तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। अगला है राजकीय पशु हाथी। राजकीय पशु क्या चीज़ है? हाथी है। हाथी को क्या बोलते हैं? साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम क्या है? तो एलिफास मैक्सिमस। इसका क्या नाम बोलते हैं? एलिफास मैक्सिमस। नेक्स्ट में है राजकीय पक्षी कोयल, हमारा है राष्ट्रीय पक्षी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? यूडिनाइमस स्कोपेसियस। इसका साइंटिफिक नेम हो गया। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी एशियाई कोयल है, जिसका वैज्ञानिक नाम जो हम लोग देखिए, जो क्या चीज़ एशियाई कोयल है ना। अब आगे देखते हैं। झारखंड का नया राजकीय चिन्ह। तो देखिए यहाँ पे नया राजकीय चिन्ह कहने मतलब ये है कि पहले पुराना भी था। तो पहले पुराना में क्या चीज़ था? उसमें जे का प्रयोग हुआ था, 4 जे का। ठीक है, आप देखते होंगे पहले का जो भी डॉक्यूमेंट होगा ना, उस सब में आपको मिलेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 14 अगस्त 2000 को रांची के आर्यभट्ट सभागार में 14 अगस्त 2020 को, ठीक है, रांची के आर्यभट्ट सभागार में झारखंड राज्य के नए राज्य चिन्ह का अनावरण किया गया। अनावरण किया गया था कब? 14 अगस्त 2020 को, तथा यह प्रतीक चिन्ह 15 अगस्त 2020 को प्रभावी हो गया। मतलब अनावरण जो है किसको किया गया था, कब दिखाया कब गया था? तो 14 अगस्त 2020 को, और 15 अगस्त 2020 से यह प्रभावी हो गया। कहाँ पे अनावरण किया गया था? तो आर्यभट्ट सभागार में। ठीक है, यहाँ से फिर से देख लीजिए कौन सा सभागार था? तो आर्यभट्ट सभागार। कब? तो 14 अगस्त 2020 को क्या हुआ था? तो अनावरण किया गया था। ठीक है, और प्रभावी कब आया? तो 15 अगस्त 2020 को प्रभावी में हो गया। अब आगे हम देखते हैं प्रतीक चिन्ह का विन्यास। प्रतीक चिन्ह का विन्यास चक्राकार या वृत्ताकार है ना। कैसा है? तो वृत्ताकार है, गोल गोल है। ठीक है, जो राज्य की प्रगति की प्रतीक है। तो इसका जो वृत्त है इसमें बहुत सारा, ये क्या चीज़ का प्रतीक है? तो प्रगति का प्रतीक है। अब आगे क्या चीज़ है? प्रतीक चिन्ह में वृत्ताकार खंड में हरा रंग का प्रयोग किया गया है, और जो गोला जो है ना प्रतीक चिन्ह में, वो क्या चीज़ है? वृत्ताकार जो खंड में हरा रंग का प्रयोग किया गया है। तो हरा रंग का प्रयोग क्यों किया गया है? तो झारखंड की हरी भरी धरती एवं है ना वन संपदा को प्रतिबिंबित करता है। तो हरा इसलिए है चूंकि झारखंड में हरी भरी धरती है, और इसका वन संपदा को प्रतिबिंब मतलब दर्शाने के लिए इसको हरा कलर का प्रयोग किया गया है, हरा रंग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, सबसे ऊपर के वृत्त खंड के बीच में हिंदी में झारखंड सरकार तथा अंग्रेजी में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है। देखिए सबसे ऊपर में जो झारखंड वृत्ताकार है, उसके अंदर में क्या लिखा हुआ है? तो हिंदी में लिखा हुआ है झारखंड सरकार। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे झारखंड सरकार, और नीचे में क्या चीज़ है? तो नीचे में लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। देखिए है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, और ऊपर में लिखा हुआ है ये झारखंड सरकार। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। दूसरे वृत्ताकार खंड के बीच 24 हाथी को दर्शाया गया है। अब यहाँ देखिए इसमें क्या चीज़ है? इसमें 24 हाथी है, जिसमें कि मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। ठीक है,
इसमें हाथी के ऊपर हम क्या चीज कर दिए, कलर कर दिए, है ना। तो इसमें क्या चीज है कि दूसरे वृत्ताकार खंड में 24 हाथी को दर्शाया गया है। हाथी राज्य के ऐश्वर्य का प्रतीक होने के साथ साथ प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों एवं समृद्ध को दर्शाता है। तो ऐश्वर्य और यहाँ का क्या चीज़ है, तो प्रचुर प्राकृतिक संसाधन है और समृद्ध है, उसको दर्शाता है कौन, हाथी। कोई दिक्कत? अब आगे देखते हैं। तीसरे वृत्ताकार खंड के बीच में 24 पलाश के फूल को दर्शाया गया है। पलाश का फूल राज्य के अप्रतिम प्राकृतिक सौंदर्य को परिचायक है, सौंदर्य को दर्शा रहा है। इसके अंदर में फिर जो हाथी के अंदर में क्या चीज़ है, तो पलाश के फूल है, ठीक है। उसके अंदर में क्या चीज़ है, पलाश का फूल है, ठीक है। आप इसका कलर फोटो कहीं देखेंगे तो आपको स्पष्ट दिखाई पड़ेगा, ठीक है। चलिए फिर हम आगे चलते हैं। जो क्या चीज़ है, तो इसका प्राकृतिक का सौंदर्य को परिचय कराता है, क्या चीज़, पलाश का फूल। अब हम आगे देखते हैं चौथे वृत्ताकार में, ठीक है। तो चौथे वृत्ताकार में क्या चीज़ है, चौथे वृत्ताकार खंड के बीच सौर चित्रकारी के 48 नर्तकों को दिखाया गया है। सौर चित्रकारी जनजातियों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। तो इसमें जो है कि नृत्य करते हुए दिखाया गया है और इसमें कुल कितना है, 48 है, मतलब 24 जोड़ा है, ठीक है। 24 जोड़ा है, 48 नर्तकों का दिखाया गया है, जो यहाँ के जो जनजाति हैं सांस्कृतिक विरासत है उसको प्रतिबिंबित करता है, मतलब उसको दर्शाता है। अंतिम चक्र में 60 सफ़ेद, अब अंतिम चक्र में क्या चाहिए कि 60 सफ़ेद वृत्त का प्रयोग किया गया है। छोटा छोटा गोला गोला जो है 60 सफ़ेद है। राज्य चिन्ह के केंद्रीय भाग में राष्ट्रीय चिन्ह और सबसे केंद्र में सबसे अंदर में क्या चीज़ है, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को दिखाया गया है, ठीक है। अशोक स्तंभ भारत के, है ना, उत्तम सहकारी संघवाद, इसमें झारखंड की सहभागिता एवं अद्वितीय भूमिका को रेखांकित करता है। तो आपको पता है ही अशोक स्तंभ का क्या महत्व है, सो तो उसी को यहाँ पे झारखंड के इसके साथ क्या सहभागिता है ना, भूमिका है, इसके लिए इसको इसमें क्या चीज़ किया गया है, तो दर्शाया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या चीज़ यहाँ पे देखें, झारखंड के राज्य के प्रतीक। अब हम आगे चलते हैं किसकी ओर, तो झारखंड काल में, सॉरी, प्रागैतिहासिक काल में झारखंड, या झारखंड का प्रागैतिहासिक काल, हम इस चीज़ देखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या चीज़ है, हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो वह काल जिसके लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, बल्कि पूर्णतः पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर रहना पड़ता है, उसे क्या चीज कहते हैं, तो प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अब प्रागैतिहासिक काल जो है कि इसको 3 भाग में बांटा हुआ है, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। यदि फिर हम बात करते हैं नवपाषाण काल को भी 3 भाग में बांटा गया है, तो ताम्रपाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग। तो हम लोग एक एक करके सभी को पढ़ते हैं, ठीक है। तो आज जो है कि पूरा पाषाण काल को पहले हम लोग देखते हैं इसको, ठीक है। आप इसको कॉपी में लिखते जाइए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आज हम लोग क्या चीज़ देखते हैं इसमें, तो हम लोग एक एक करके देखेंगे, ठीक है। पहले पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, फिर ताम्रपाषाण काल, फिर कांस्य युग, फिर लौह युग हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या चीज़ है, ये पूरा पाषाण काल है, ठीक है। इसको समझते हैं पूरा पाषाण काल के बारे में, है ना। झारखंड में क्या रहा नहीं रहा सो। इसका कालक्रम 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ईसा पूर्व मीन्स क्या हुआ, ईसा मसीह के जन्म से पहले के बात किया जा रहा है, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे ईसा मसीह का जन्म होता है यहाँ पे, ठीक है। इसका मैं मान लेता हूँ कि 0 ईयर का है, तुरंत जन्म हुआ है। तो इनके पहले यहाँ तक हुआ 10 वर्ष पहले, यहाँ हुआ 100 वर्ष पहले, यहाँ हुआ 1000 वर्ष पहले, ठीक है। बहुत लोग की चिन्हित हंसता है। यहाँ लिखा हुआ 25 लाख ईसा पूर्व, मतलब क्या हुआ, ईसा मसीह के जन्म से 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसको फिर समझिए। सपोज यहाँ पे ईसा मसीह का जन्म होता है, ठीक है, ईसा मसीह का
ये जन्म यहाँ पे होता है, ठीक है। यहाँ भी 0 वर्षीय है, ठीक है। तो इनसे कितना पहले की बात किया जा रहा है ना। कितना से कहाँ तक, 25 लाख, है ना, 25 लाख, ठीक है। मतलब इतना पुराना से लेकर के कहाँ तक, यहाँ बीच में कहाँ आया, 10,000 तक, 10,000, ठीक है। मतलब ईसा मसीह जन्म के 25 लाख से लेकर के 10,000 का जो समय रहा, 10,000 ईस्वी तक का, है ना, ईसा मसीह बीसी सु कहेंगे। इस बीच का जो समय रहा उसी कहते हैं पूरा पाषाण काल, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं इसमें। इस काल के लोग आखेट मतलब शिकारी, आखेटक मीन्स क्या होता है, शिकारी एवं खाद्य संग्राहक थे। इस काल में कृषि का ज्ञान नहीं था तथा पशुपालन का प्रारंभ नहीं हुआ था। देखिए इसमें क्या चीज था, इस समय के लोग जो हैं कि शिकारी एवं खाद्य संग्राहक थे, मतलब कुछ शिकारी करते थे और खाना वाना की व्यवस्था कुछ जो है संग्रह करते थे। लेकिन इस समय कृषि का काम नहीं होता था चूँकि उसका कोई ज्ञान नहीं था, और पशुपालन मतलब पशुपालन का भी कोई ज्ञान नहीं था। इस काल में आग की जानकारी हो चुकी थी, और इस काल में आग का आविष्कार जो है ना उन लोग कर लिया था। आग के बारे में लोग जानते थे, परंतु उसके प्रयोग का ज्ञान नहीं था। लेकिन इसका प्रयोग कहाँ पे करना है, किस प्रकार से करना है, उसका पता नहीं था। बस किसी तरह से उन लोग आग लगा देता था, है ना। अब आगे क्या चीज़ है, झारखंड में इस काल के अवशेष हजारीबाग, देखिए बोकारो, रांची, देवघर, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि क्षेत्रों में प्राप्त हुए हैं। तो इस समय का जो अवशेष जो हुआ है, मतलब इस समय जो उन लोग प्रयोग में लाने वाला कुछ चीज़ का प्रयोग करता था, ठीक है, तो उसका अवशेष उसका साक्ष्य जो है कि हजारीबाग, बोकारो, रांची, है ना, कहाँ कहाँ देख लीजिए, हजारीबाग, बोकारो, रांची, देवघर, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम में जो है कि प्राप्त हुआ है। अब कहाँ से क्या प्राप्त हुआ है वो भी हम लोग आगे देखेंगे। हजारीबाग से पाषाणकालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार मिले हैं। देखिए यहाँ पे मेंशन आ भी गया है ना कि हजारीबाग में क्या चीज हुआ है, तो मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार मिले हैं। जो व्यक्ति लोग जो बनाता था ना औजार, कुछ चीज़ शिकारी करने के लिए, तो उस प्रकार के औजार मिले हैं कहाँ से, तो हजारीबाग से। कब का, तो पाषाणकालीन औजार मिला है। चलिए आगे हम देखते हैं फिर मध्य पाषाण काल। जो दूसरा जो मेरा टॉपिक था वो क्या था, मध्य पाषाण काल, ठीक है। तो इसका कालक्रम 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक था। तो देखिए पूरा पाषाण कहाँ तक था, 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक। आप ही क्या है, 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक क्या हो गया, मध्य पाषाण का हो गया, ठीक है। ईसा पूर्व तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है, ठीक है। इस काल में पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी। झारखंड में इसका काल अवशेष दुमका, पलामू, धनबाद, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, हजारीबाग, पूर्वी सिंहभूम आदि क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इन जगह से क्या हुआ इसका, तो अवशेष मिला है, ठीक है। किसका, मध्य पाषाण काल का। यहाँ पे था पूरा पाषाण काल का हजारीबाग से, और जबकि मध्य पाषाण कहाँ से मिला हुआ है, तो अलग अलग जगह से मिला हुआ है, दुमका, पलामू, धनबाद, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि से, ठीक है। अब तीसरा जो था नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल में हम लोग देखते हैं इसमें कब से कब इसका ड्यूरेशन है, तो 10,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है, ठीक है। 10,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक क्या माना जाता है, तो नवपाषाण काल माना जाता है। इस काल में कृषि की शुरुआत हो चुकी थी, और इसमें क्या खासियत था कि कृषि का जो है ना, एक देखिए कृषि का काम शुरू हो चुका था। और क्या है, तो इस काल में आग के उपयोग, जो आग का उपयोग पूरा पाषाण काल में पता नहीं था, लेकिन यहाँ पे इसका उपयोग हो चुका था। कुम्हारी का आरंभ हो चुका था, कुंभकारी का मतलब जो मिट्टी का जो बर्तन बनता है ना, वो नवपाषाण काल में इसका प्रारंभ हो चुका था।
झारखंड में इस काल के अवशेष रांची, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि क्षेत्र में प्राप्त हुए हैं। छोटानागपुर प्रदेश में इस काल के 12 हस्तकुठार पाए गए हैं। और देखिए, इस काल के 12 हस्तकुठार मतलब हाथ से द्वारा निर्मित जो वस्तु है, वैसे चीज़ जो है 12 हस्तकुठार जो है प्राप्त कहाँ से हुआ है, तो छोटानागपुर से हुआ है। ठीक है, अब आगे देखते हैं ताम्रपाषाण काल। ठीक है, इस कालक्रम 4000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और इसका कालक्रम क्या चीज़ है, तो 4000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यह काल हड़प्पा पूर्व काल, हड़प्पा काल तथा हड़प्पा पश्चात काल तीनों संबंधित है। तो ताम्र काल में क्या चीज़ है, हड़प्पा से पहले का भी है, हड़प्पा समय का भी है, और हड़प्पा का बाद आपका तीनों समय का इसमें कालक्रम का मिलता है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या देखते हैं, ताम्रपाषाण काल। ठीक है, इसके आगे फिर देखते हैं इसी में। और पत्थर के साथ साथ तांबे का प्रयोग प्रारंभ के कारण इस काल में ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है कि पत्थर के साथ साथ में जो है ना, पत्थर के साथ साथ में किसका, तांबे का प्रयोग हुआ। ठीक है, किसका, तांबा का प्रयोग हुआ, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, तो ताम्रपाषाण काल पड़ा। आगे क्या है, मानव द्वारा प्रयोग की गई धातु तांबा ही थी। और मानव द्वारा जो है प्रथम बार जो धातु का प्रयोग हुआ था वो क्या था, तांबा ही था। लोहा तो बहुत बाद में आया है, ताम्र के बाद लोह आया है। झारखंड में इस काल का केंद्र बिंदु कहाँ रहा है, तो सिंहभूम रहा था। इस काल में असुर, बिरजिया, बिरहोर जनजातियां तांबा गलाने तथा उससे संबंधित उपकरण बनाने की कला से परिचित हैं। अब देखिए, तांबा का जो गलाने का, उससे संबंधित कुछ वस्तु बनाने का जो काम जो है कि इसी समय हो चुका था। और सबसे पहले कौन किए थे, तो असुर, बिरजिया और बिरहोर किए थे, है ना। यदि अभी के लोग कह दे तो उसको लोग इंजीनियर कहते हैं, है ना, वाह क्या इंजीनियर है। और इन लोग देखिए, तो इन लोग बिना पढ़े लिखे जो है बनाना शुरू कर चुके थे। अब आए क्या, झारखंड के कई स्थानों से तांबा की कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी में से क्या होता है, जो काटने का काम में आता है। हजारीबाग के बाहर गंडा से तांबे के 49 खाने के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अलग अलग जगह से उपकरण हमारे झारखंड में प्राप्त होते गए हैं। अब आगे देखते हैं ताम्र या फिर तांबा युग। जो ताम्र या फिर तांबा जो युग है उसमें क्या चीज हुआ, सो इस युग में तांबा से निर्मित उपकरणों का प्रयोग प्रारंभ हुआ। इस युग में असुर, बिरजिया, बिरहोर जनजाति के द्वारा तांबा के खानों में अयस्क निकालकर व उससे गलाकर विभिन्न उपकरणों का निर्माण किया जाता था। ठीक है, तो ताम्र युग में सिंपल सी वही बात है ना, जो जनजाति लोग क्या करते थे उसके बारे में इसमें चर्चा किया गया है, और कुछ खास चीज़ नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फिर हम लोग। इसके बाद क्या चीज़ है, तो कांस्य युग है। तांबा के बाद फिर क्या चीज़ हुआ, कांस्य युग हुआ। कांसा के बर्तन बनते थे। तांबा अलग होता है और कांसा अलग होता है ना, जिसको हम लोग फूल कहते हैं, फूल का बर्तन, है ना, वही कांसा हो गया। तो इस युग में तांबे के टीन मिलाकर के कांसा निर्मित किया जाता था तथा उसमें बने उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, छोटानागपुर के क्षेत्र में असुर झारखंड की प्राचीनतम जनजाति हैं। छोटानागपुर के क्षेत्र में असुर क्या चीज़ है, तो प्राचीनतम जनजाति है, तथा बिरजा जनजाति को कांस्ययुगीन जनजाति औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है। देखिए, बिरजा को क्या जी मानते हैं, तो कांस्ययुगीन औजारों के प्रारंभकर्ता के रूप में माना जाता है। किसको, तो बिरजा को। तो पहले आया क्या चीज़, ताम्र, फिर आया कांस्य, उसके बाद फिर आता है क्या चीज़, लौह युग। लौह युग है ना, तो लौह युग में क्या चीज़ है, इस युग में लोहा से बने उपकरण का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, अब क्या है कि झारखंड में असुर तथा बिरजिया जो है ना जनजाति को ही लौह युग का निर्मित औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है। तो लोहा का सबसे पहले प्रारंभ कौन किए थे, तो असुर और बिरजिया किए थे। मतलब देखा जाए तो असुर बिरजिया ही जो है, चाहे वह
ताम्रा को हो चाहे कांस्य को हो या लौह को हो, इन्हीं लोग ही पहले किए थे। अब क्या चीज़ देखते हैं आगे फिर हम लोग, तो असुर बिरजिया जनजाति के उत्कृष्ट लौह तकनीक का विकास हुआ है ना। इस युग में झारखंड का संपर्क सुदूर विदेशी राज्यों से भी था। झारखंड में निर्मित लोहे को इस युग में मेसोपोटामिया तक भेजा जाता था, जहां 10वीं में इस लोहे के तलवार का निर्माण किया जाता था। तो चलिए अच्छी बात है। इस प्रकार से झारखंड में किस प्रकार से उन लोग का आगमन होता है, धीरे धीरे संपर्क बढ़ता है, अब बिजनेस का भी जो है उन लोग विकास होता है इस प्रकार से। अब हम यहाँ पे बात करते हैं विभिन्न स्थलों से प्राप्त पुरातात्विक अवशेष, कहाँ से क्या अवशेष प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हम पहले बात करते हैं इसको हजारीबाग, है ना। हजारीबाग से क्या हुआ है, तो पूर्व बड़े पत्थरों पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र, है ना, खुला सूर्य मंदिर, शैल चित्र और दीर्घा, ये सब जो है अवशेष देखा गया है कहाँ पे, इसको हजारीबाग में। ठीक है, फिर सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग, यहाँ पे क्या हुआ है, तो 6ठी शताब्दी में निर्मित बौद्ध मठ के अवशेष, विशेष रूप में बुद्ध की 4 आकृतियों में युक्त एक स्तूप तथा काले भूरे बलुआ पत्थर की सुंदर स्त्री की खंडित प्रतिमा। तो ये कहाँ से मिला हुआ है, तो सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग से प्राप्त हुआ है। और क्या मिला है, तो चीनी यात्री फाहियान द्वारा भी इसका उल्लेख किया गया है। और जो इन सभी जो चीज़ों मिले हैं, तो इसका चीनी यात्री फाहियान जो क्या जी था, एक यात्री व्यक्ति थे ना, जो यहाँ वहाँ यात्रा करते रहते थे, तो इनके द्वारा भी इसका चर्चा किया गया है। ठीक है, और क्या चीज़ है, दूध पानी हजारीबाग, फिर हम बात करते हैं हजारीबाग में ही। तो 8वीं शताब्दी के अभिलेख भी प्राप्त हुआ है। और दूध पानी हजारीबाग में और क्या प्राप्त हुआ है, तो इसका शिवलिंग प्राप्त हुआ है। और भवनाथपुर गढ़वा से क्या प्राप्त हुआ है, तो आखेट शिकार के चित्र, जिन्हें हिरन भैंसा आदि पशु के चित्र है ना। और प्रागैतिहासिक काल की गुफाएं और शैल चित्र भी मिले हैं। तो ये सब चीज़ पूछता है कि कौन कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो आपको इसको ठीक से देखने की आवश्यकता है। समझ गए। और कहाँ से क्या मिला है उसको देखते हैं। तो पलामू से क्या मिला है, देख लीजिए यहाँ पे, पांडु या पलामू। ठीक है, इसमें 4 पाए वाले पत्थर की चौकी, मतलब 4 पाया वाला क्या चीज़ है, चौकी। इसे पटना संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। इसको कहाँ रखा गया है, तो पटना संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। मिट्टी की दीवार, मिट्टी की कलश व तांबे के औजार। तो मिट्टी के कलश, जो हम लोग आज कलश का जो प्रयोग करते हैं ना, तो ये चीज़ सबसे पहले कहाँ पाया गया था, तो पलामू में, पांडु में। ठीक है, अब आगे देखते हैं पलामू किला लातेहार। तो ये भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति। देखिए अभी हम लोग जो मेदिनी का जो किला पढ़े थे, जो कि पलामू बतला रहा था, तो यहाँ पे है ना लातेहार में, हम उसमें करेक्शन हालांकि कर दिए थे इसका फर्स्ट वीडियो में कि लातेहार में है। अब आगे हम लोग देखते हैं पलामू प्रमंडल। ठीक है, पलामू प्रमंडल में क्या चाहिए, तीनों पाषाण कालों के औजार ये पलामू प्रमंडल में से प्राप्त हुआ है। और बारूडी मतलब कहाँ, शिवभूम, तो इसमें क्या चीज प्राप्त हुआ है, तो पाषाण कालीन मृदु भांड के टुकड़े, पत्थर के हथौड़ी, पक्की मिट्टी के मटके मिले हैं। मटका जो होता है ना, वो पक्का हुआ मिट्टी का, एक कच्चा मिट्टी एक पक्का मिट्टी का होता है, तो पक्का हुआ मिट्टी का मटका मिला है। अब आगे देखते हैं बेनुसागर शिवभूम से क्या हुआ है, तो 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियाँ। ये प्रश्न पूछेगा कि 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियाँ कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो बेनुसागर से हुआ है। ठीक है, अब बोनगरा कहाँ, शिवभूम में है, तो बोनगरा से क्या प्राप्त हुआ है, तो हाथ से बने मृदु भांड, पत्थर के मनके, है ना, कुल्हाड़ी, वलय प्रस्तर, रिंग स्टोन, है ना, गोला स्टोन जो है, ये सब पाया गया है कहाँ से, तो बोनगरा शिवभूम से पाया गया है। और बानाघाट शिवभूम, यहाँ से क्या चीज पाया गया है, तो 9 पाषाण कालीन पत्थर, काले रंग का मृद भांड। और लोहरदगा से क्या चीज पाया गया है, तो प्रागैतिहासिक कालीन कांसे का प्याला। और नामकुम रांची, यहाँ से क्या पाया गया है,
तो तांबे एवं लोहे के औजार एवं है ना वान के फलक, ये सब पाए गए हैं। ठीक है, तो नामकुम प्राची तो हम लोग देख चुके थे ना। अब क्या चाहिए, मूर्त। यहाँ से क्या चीज पाया गया है, तो तांबे के सिकड़ी, मतलब जो चैन पहनते हैं सो पहले उसको लोग सिकड़ी बोलते थे, महिलाएं लोग जो पहनती थी सो आज हम लोग चैन बोलते हैं। तथा कांसे के अंगूठी, और किसका अंगूठी, तो कांसा का अंगूठी। ठीक है, लुपंगड़ी, लुपंगड़ी से क्या छिपाया गया है, तो कब्रगाह के अवशेष, कब्रगाह के अंदर में तांबे के आभूषण एवं पत्थर के मनके। और छोटनागपुर के पठारी क्षेत्र में क्या छिपाया गया, आदिमानव के निवास के साक्ष्य, कि आदिमानव लोग यहाँ पे निवास करते थे। नोट, इसको के शैल चित्र दीर्घा में नक्षत्र मंडल, अंतरिक्ष यान एवं अंतरिक्ष मानव के चित्र अंकित हैं। इसको गांव में बर्फ आयु गहरी भूमिगत गुफा स्थित है। ठीक है, तो इस प्रकार का भी कुछ चित्र जो है ना, अंतरिक्ष यान और अंतरिक्ष मानव के चित्र भी जो है इसमें देखने को मिला है। कहाँ से, तो इसको से। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या चीज़ में देखिए, हम लोग इस प्रकार से हम लोग प्रागैतिहासिक काल में झारखंड, जो हमारा सेकंड जो टॉपिक था उसमें हम लिखे थे झारखंड का प्रागैतिहासिक काल, उसको हम लोग देख लिए। ठीक है, पहले में इसका प्रतीक भी हो गया है। अब हम लोग बात करते हैं इसका नागवंशी शासन का। ठीक है, तो ये मात्र एक पेज का है, अधिक समय लगेगा नहीं, देख लेते हैं इसको। नागवंशी शासन व्यवस्था। ठीक है, नागवंशी शासन व्यवस्था का प्रारंभ प्रथम शताब्दी 64 ईस्वी में हुआ था। राजा फनी मुकुट राय इस शासन व्यवस्था के प्रथम शासक थे। कौन थे, तो राजा फनी मुकुट राय। ठीक है, यह शासन व्यवस्था मुंडा राज्य के बाद स्थापित किया गया था। फनी मुकुट राय ने सुतियाम्बे, कहाँ पे, तो सुतियाम्बे को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया। तो आपका समझना है ये है कि नागवंशी, जो नागवंशी शासन व्यवस्था है, इसका प्रारंभ कब हुआ, तो 64 ईसा पूर्व में हुआ। ठीक है, और इसका राजा कौन थे, तो राजा फनी मुकुट राय थे, है ना। इसका क्या चीज करते हैं, तो प्रथम शासक भी ये थे। और इसका राजधानी कहाँ बनाए थे, तो सुत्यामे में बनाए थे। ठीक है, और फिर आगे क्या चाहिए, तो नागवंशी शासकों ने मुंडा शासक व्यवस्था में अनुकूल परिवर्तन करते हुए इसे अधिक विस्तारित करने का प्रयास किया। इसके शासनकाल में पूर्व की भू व्यवस्था, कर व्यवस्था तथा शासन व्यवस्था को संचालन होता रहा। लंबे समयांतराल के पश्चात मुगलों के आक्रमण के कारण नागवंशी शासन व्यवस्था में परिवर्तन परिलक्षित होता है। इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मुगल सेना तथा नागवंशी राजाओं ने नजराना, एक प्रकार का कर, नजराना क्या होता था, तो एक प्रकार का कर होता था, लिया जाने लगा, जो बाद में एक नियमित व्यवस्था के रूप में स्थापित हो गई। इसे मालगुजारी के नाम से भी जानते हम लोग हैं। तो मालगुजारी का ही चाहे नजराना का ही चाहे एक प्रकार कर का ही सब एक ही चीज है। आगे क्या है, सो देखिए, अब इस शासन व्यवस्था में आम रैयतों से कर वसूली नहीं की जाती थी। परिणामतः संपूर्ण राज्य के कर का भार नागवंशी शासक पर पड़ने लगा। अब जो है कि राजा साहब जो होते हैं, ये थे राजा फनी मुकुट राय, इन्होंने आम रैयत से क्या करते थे, कर नहीं लेते थे। नहीं लेने के कारण जो अंग्रेज लोग थे, तो इनके प्रति बहुत सारा कर बढ़ते चला गया। इस भार को कम करने हेतु नागवंशी राजाओं ने आम जनता से कर मालगुजारी वसूलना प्रारंभ किया। और जब देखा कि भाई यहाँ मेरे प्रति जो है, मेरे माथा में बहुत सारा कर, टैक्स का भार बढ़ रहा है, तब जो है कि प्रारंभ कर दिए क्या, वसूल करने के लिए। क्या चीज़, कर, कहाँ से, तो लोगों से। इसे वसूलने की जिम्मेवारी पढ़ा के प्रमुख मानकी को दिया गया। और जो पढ़ा के जो प्रमुख मानकी होते हैं उनको सौंपा गया। मानकियों को नागवंशी शासन में भूंयर कहा जाना लगा। और नागवंशी शासन व्यवस्था में मानकियों को क्या कहते थे, तो भूंयर कहते थे। प्रश्न आएगा कि नागवंशी शासन व्यवस्था में
किसको, मानकी को क्या कहते थे, तो भूंयर कहते थे। बाद में नागवंशी राजाओं द्वारा मालगुजारी वसूलने के लिए अलग से क्या चीज हुआ, तो जागीरदार रखे गए। इसके अलग से फिर कुछ लोगों को व्यक्ति के नियुक्त किया गया, उसको क्या कहते थे, जागीरदार। क्या करने के लिए, तो मालगुजारी वसूल करने के लिए गांव से, मतलब टैक्स, ठीक है। इसके द्वारा मुगल बादशाहों द्वारा मांगे जाने पर ही मालगुजारी दी जाती थी। इस अनियमित मालगुजारी को नजराना या पेशकश कहा जाता था। नियमित मालगुजारी नहीं देने के कारण नागवंशी शासक दुर्जन साल को मुगलों द्वारा कैद कर लिया गया था। बाद में चल करके जब दुर्जन साल जब राजा बने, राजा दुर्जन साल, तो उसमें नियमित कर नहीं देने की वजह से दुर्जन साल को अंग्रेज लोग क्या किया, कैद कर लिया। और कैद करने के बाद क्या किया, सो देखिए 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी मिलने के बाद नागवंशी शासक पटना काउंसिल के प्रति उत्तरदायी हो गए। ठीक है। अंग्रेजी शासक में कर की नियमित वसूली के लिए 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्ती प्रणाली लागू की गई। एक नियम बना, ठीक है, उन नियम का नाम क्या था, तो अस्थायी बंदोबस्ती प्रणाली, एक नियम लागू किया गया। और बाद में क्या हुआ, तथा नागवंशी राजाओं को जमींदार बना दिया गया। इस प्रकार पूर्व के जागीरदार व्यवस्था जमींदारी व्यवस्था में परिणत हो गई। तो पहले क्या जी था, जमींदारी था, वो जागीरदारी हो गया, ठीक है। मतलब जो टैक्स देगा अपना उसमें खेती गृहस्थी करेगा, नहीं तो किसी की ज़मीन में कोई भी लूट करके लुटवा देते थे अंग्रेज लोग, जो लोग कर नहीं देते थे वैसे ज़मीन को, ठीक है। अब आगे देखते हैं। इस व्यवस्था में लागू होने के बाद के साथ ही नागवंशी शासन व्यवस्था समाप्त हो गई तथा इसके स्थान पर नवीन मतलब नया प्रकार के अंग्रेजी शासन व्यवस्था स्थापित हुआ। इस प्रकार से क्या हुआ, तो हम लोग क्या देखें, इसमें नागवंशी शासन व्यवस्था देखें, ठीक है। हम लोग इसके पहले क्या देखे थे, तो मुंडा शासन व्यवस्था देखे थे, यहाँ पे नागवंशी शासन व्यवस्था देखें। अब हमारा क्या चीज़ था, एक लास्ट टॉपिक जो था गढ़वा, है ना, गढ़वा जिला। तो देखिए गढ़वा जिला में क्या चीज़ में है, आपको पता है ना कि गढ़वा क्या चीज़ है, ये बिल्कुल किनारे पे है। और यहाँ पे मैं बात करता हूँ इसमें, तो यहाँ से आप देखिएगा तो इधर क्या चीज़ है, पलामू का कवर करता है, ठीक है, इस प्रकार से। और इधर क्या चीज़ है, तो यहाँ से इधर बिहार है, और इधर उत्तर प्रदेश है, इधर क्या चीज़ छत्तीसगढ़ है, ठीक है। तो चलिए, तो इसमें क्या क्या कितने प्रखंड हैं देख लेते हैं, है ना। देख लीजिए, यहाँ क्या केतार है, खरौंधी है, भवनाथपुर है, कांडी है ना, और क्या है, ये बरडीहा है, मझियाँव है, बिशुनपुरा है, नगर उटारी है, सगमा है, रमना है, मेराल है, धुरकी है, डंडा है, गढ़वा है, डंडई है, चिनिया है, रंका है और रमकंडा है। इसके अलावा और भी कुछ कुछ है। रमकंडा के बाद क्या है तो एक भंडरिया है। चलिए हम आगे देखते हैं इसमें। इसका गठन कब हुआ है, तो इसका गठन हुआ है 1 अप्रैल 1991 को, ठीक है। मुख्यालय कहाँ है, तो गढ़वा है। क्षेत्रफल कितना है, 4093 वर्ग किलोमीटर है। कुल जनसंख्या कितना है, 13,22,784 है, 13,22,784 है। दशक की जनसंख्या वृद्धि दर कितना है, 27.75 है, ठीक है। जनसंख्या घनत्व कितना है, तो जनसंख्या घनत्व है 323 व्यक्ति, है ना, प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात कितना है, 935 है, ठीक है। और क्या चीज़ है, तो शिशु लिंगानुपात कितना है, 960 है। साक्षरता दर कितना है, 60.33% है, 33 है। इसमें अनुमंडल संख्या कितना है, 3 है, गढ़वा, नगर उटारी और रंका। इसमें 3 है, गढ़वा, नगर उटारी और रंका है। प्रखंड इसमें 20 है। हम बतलाए थे कि पलामू में कितना है, पलामू में 21 है ना, 21 प्रखंड है, जबकि गढ़वा में, है ना, गढ़वा में कितना है, तो 20 है। ये दूसरा सबसे हाईएस्ट प्रखंड की संख्या है इस जिला में। गढ़वा में कौन कौन है, फिर से देख लीजिए, गढ़वा, भवनाथपुर, नगर उटारी, रंका, मेराल,
रमना, भंडरिया, मझियाँव, धुरकी, रमकंडा, डंडा, कांडी, धरंधी, चिनिया, बिशुनपुर, केतार, बरडीहा, है ना, बड़गई, डंडई और बरडीहा। तो इस प्रकार से बरडीहा दो बार है, कोई बात नहीं। तो इस प्रकार से कुल कितने यहाँ पे हैं कि 21 जो है क्या चीज़ है, प्रखंड है। विधानसभा क्षेत्र इसमें 2 है, जबकि हम लोग पलामू कितना पढ़े थे, 3 पढ़े थे। इसमें कौन कौन विधानसभा क्षेत्र है, तो गढ़वा है और भवनाथपुर है। ठीक है, गढ़वा भवनाथपुर है। इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग कौन कौन गुजरता है, 375, जो कि बिहार जो कि पलामू में भी था। अब एक है 343। प्रमुख नदी है कि उत्तरी कोयल, अमानत और सोन है। जो गढ़वा में है वही पलामू में भी है, इसमें कोई खास चीज़ नहीं है। और प्रमुख खनिज में चूना पत्थर है, ग्रेफाइट है, डोलोमाइट है। पलामू में बहुत सारा था। ठीक है, अब आगे देखते हैं प्रमुख उद्योग में क्या चीज़ है, तो बिहार कास्टिक एंड केमिकल लिमिटेड, जो कि पलामू में भी देखने को मिला था। प्रमुख पर्यटक स्थल में क्या चीज़ है, तो सुखा डांडी जलप्रपात है, इसमें है। बलचौरा जलप्रपात है, गुरसिंधु जलप्रपात है। ठीक है, और क्या है, विश्रामपुर का किला, रोहिला का किला। ठीक है, तो विश्रामपुर का किला और रोहिला का किला कहाँ है, तो गढ़वा में है, विश्रामपुर का किला और रोहिला का किला। प्रमुख धार्मिक स्थल कहाँ है, तो वंशीधर मंदिर, नगरोटारी। ठीक है, धार्मिक स्थल है, कौन सा है, तो वंशीधर मंदिर, नगरोटारी। तो ये सब हमारा क्या हुआ, हम लोग इसका देख लिए विधानसभा क्षेत्र। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है। तो पार्ट 1 के रूप में इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, और इसके बाद हमारा पार्ट 2 और पार्ट 3 का भी वीडियो आएगा। ठीक है, तो चलिए, आपको इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपसे हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आपसे हम विदा में लेता हूँ।